इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षत रावत के साथ। वक्त तो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में कहा कि राज्य के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए देवभूमि परिवार योजना लाई गई। इस योजना का उद्देश्य आने वाले समय में देवभूमि का सांस्कृतिक रूप और देवत्व सुरक्षित रखना। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र के टी स्टेट चाय बागान में एक बार फिर गौवंश की हत्या का मामला आया सामने। स्थानीय लोगों ने की प्रशासन और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग। टिहरी जनपद के नौथा गांव में प्राकृतिक स्रोत और नहरों में गिर रहे सीवरेज के पानी की वजह से ग्रामीण परेशान ने कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो करेंगे उग्र आंदोलन। वर्ष 2027 के चुनाव का भी करेंगे बहिष्कार। हापुड़ जिला कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान हैरान कर देने वाला वाकया। हाथ में नशीले इंजेक्शन और दवाइयां लेकर सीधे जिलाधिकारी के सामने पहुंचा युवक। अवैध रूप से नशीले इंजेक्शन बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतरराज्यीय वाहन चोरी करने वाले गैंग के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 8 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में कहा कि देवभूमि परिवार योजना राज्य के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए लाई गई है। उन्होंने इस योजना को बेहद महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये योजना सुनिश्चित करेगी कि आने वाले समय में देवभूमि का सांस्कृतिक रूप और देवत्व सुरक्षित रहे। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य स्थानीय मूल्यों और संसाधनों की रक्षा करना है और इसे राज्य के समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कदम माना गया है। देवभूमि परिवार योजना चूंकि एक ऐसी योजना है जिससे कि पूरे देवभूमि का जो आने वाले समय में डेमोग्राफिक रूप से, यहाँ के सांस्कृतिक रूप से किसी भी प्रकार से यहाँ की जो देवत्व है उसको नुकसान न हो, देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहे, उसको लेकर ये योजना लाई गई है। और ये योजना हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी, भावी कर्णधारों को एक सुरक्षित उत्तराखंड मिले, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योजना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में एक बार फिर गौवंश की हत्या का मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। मोहनपुर पावर हाउस के पीछे टी स्टेट चाय बागान में अज्ञात लोगों द्वारा गौवंश की हत्या कर मांस ले जाने का आरोप लगाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोगों ने चाय बागान क्षेत्र में गौवंश की हत्या कर दी और मांस अपने साथ ले गए, जबकि अवशेष मौके पर ही छोड़ दिए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए और घटना के खिलाफ विरोध जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले भी देहरादून क्षेत्र में इसी तरह की घटना सामने आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाएं अक्सर त्योहारों से पहले बढ़ जाती हैं, जिससे क्षेत्र में माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। लोगों ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। देखिए संवाददाता तेजेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज देहरादून से। आज यहाँ फिर एक बड़ी निर्मल घटना घटी है, जिसमें कि आज फिर 2 हत्या हुई है प्रेमनगर देहरादून के पावर हाउस के पीछे। ऐसी घटना पहले भी कई बार हो चुकी है, पहले भी हमारे द्वारा यहाँ की कवरेज की गई है, परंतु जो कुछ ऐसे लोग हैं शरारती तत्व जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिल्कुल भी बनना नहीं देना चाहते और ईद के आने वाली ऐसे मौके पे गौ हत्या करी जा रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा आपका क्या सहयोग किया जा रहा है और उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई चाहते हैं शरारती तत्वों के खिलाफ? अभी पिछले 1 सप्ताह में गाय कटने की दूसरी घटना यहाँ हो रही है। पूर्व में जो घटना घटी थी, पुलिस प्रशासन ने हमें पूरा सहयोग किया था और कहा था कि 24 घंटे के अंदर इन अपराधियों को हम पकड़ लेंगे, परंतु वो कार्रवाई किसी फिर एक गाय कटी तो आज पुलिस प्रशासन ने हमें 24 से 48 घंटे के अंदर इन अपराधियों को, इन गाय काटने वालों को पकड़ने का हमें आश्वासन दिया है। और प्रेमनगर की समूह जनता, मोहनपुर नहर वाली गली के सभी लोग यहाँ पर एकत्र हैं। सभी के सहयोग से हमने पुलिस प्रशासन से मांग की थी तो पुलिस प्रशासन ने हमारा सहयोग किया। उन्होंने 24 से 48 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन दिया और हमने भी पुलिस पर पूरा भरोसा है कि जल्दी से जल्द उनको गिरफ्तार कर लेंगे। धन्यवाद। जैसा कि ये आप देखते हैं कि जब भी ईद आती है उससे पहले, जैसे कि आप कुछ दिन पहले भी यहाँ पीछे मिट्टी पीड़ी में गाय कटी थी, वो ईद से 5-4 दिन पहले कटी, अभी ईद आने वाली है, ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे तो ये रमजान के महीने को बड़ा मुकद्दस महीना बोलते हैं, पवित्र महीना मानते हैं, इसमें कोई अत्याचार नहीं करते, फिर भी ये लोग रमजान के नुकसान करते हैं, हिंदुओं को अधविलित करते हैं कि वो आंदोलन करने पर मजबूर हो और आपसी भाईचारा खराब हो। मेरा निवेदन है आप सभी से कि जब भी कोई ऐसा सामाजिक तौर पर सड़कों पर देखें, उनकी शिकायत पुलिस को तुरंत करने की कृपा करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, हम बात करेंगे पंडित जी शुक्ला जी है, प्रेमनगर मंदिर में पंडित जी हैं।
और ये हमेशा सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं। अब ये बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा जो है सभी हमारी जो यहाँ पे जनता उससे भी विनम्र निवेदन है कि ये हम दूसरी बार देख रहे हैं। अभी 4 दिन पहले इस गाय को काटा गया था, हम लोग सब इकट्ठे हुए थे, हमारे हिंदू संगठन के लोग, परंतु उस समय हमारे हिंदू समाज भी एकत्र नहीं होता यहाँ पर। तो आज जो है दोबारा 24 घंटे के अंदर हमें चैलेंज दिया गया एक तरह से हिंदू समाज को कि आप जो मर्जी करते रहिए, हम सब काट देंगे। और इसीलिए मैं अपने लोगों से भी आह्वान करूंगा, आप लोग भी जागरूक रहें। और ये कट इसलिए कि हमारे जो खुद के लोग हैं, हमारे हिंदू लोग हैं, वो भी अपनी गायों को सड़क पर छोड़ देते हैं, पालते नहीं है इस ढंग से। तो मैं चाहता हूं कि अपनी गायों को आप सुरक्षित रखें और आप भी सुरक्षित रहें। परंतु और इन विधर्मियों के लिए हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि इन विधर्मियों के लिए जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार किया जाए और हमारी जनता की सुरक्षा की जाए, हमारे गौ संरक्षण की सुरक्षा की जाए। पंडित जी, जैसे कि प्रेमनगर में ये क्या कहते हैं गौशाला भी बनाई गई है प्रेमनगर में, आज तक उसका वो शुरुआत नहीं हुई, तो वो होनी चाहिए थी। और उसके बाद इसी वजह से जितने भी हमारे गौ माता है, गौ वंश है, सड़कों में घूम रहा है। हिंदू समाज की तरफ से भी देखा जा रहा है कि कुछ उसमें वो करा जा रहा है कि उनका देख रेख नहीं की जा रही, वो भी अब कर नहीं पा रहे कुछ। ये जो गौशाला बन रही थी, नेशनल हाईवे जो पुल टूट गया है अभी टोंस नदी का, उसकी वजह से काम इसका रुक गया था। लेकिन दोबारा एक गौशाला, इतना पैसा लगा, 70 लाख रुपए लगा इस गौशाला के अंदर, माननीय विधायक सविता कपूर जी के द्वारा काफी पैसा लगाया गया। लेकिन नेशनल हाईवे जो पुल बना है वही कह रहे तोड़ेंगे गौशाला को, ये कहते हैं। बताओ, ये तोड़ने के लिए लेटर लेके आए हैं लोग कि गौशाला तोड़ी जाएगी। इस पे गौशाला तोड़नी नहीं, अगर गौशाला तोड़नी है आपको तो पहले नई गौशाला बनाई तब गौशाला तोड़ेंगे हम। ये तो हम पूरा हिंदू संगठन वहां धरने में बैठेगा, हम मरने को तैयार अपनी माँ के लिए। हम अपनी दिल से अपनी माँ कहते हैं गाय को, हम अपनी माँ के लिए मरने को तैयार है। अगर ऐसा होगा गौशाला तोड़ी जाएगी तो हम इसको चुप नहीं बैठेंगे, हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अब ये शुरुआत है, आज शुरुआत हुई है, आंदोलन बहुत बड़ा होगा। ये जैसा कि आप देखते हैं हिंदू संगठन द्वारा साफ कहा जा रहा है कि सरकार भी हमारी कोई मदद नहीं कर रही। और अगर हम गौशाला निर्माण हो चुका है, सरकार द्वारा ही हमें इजाजत दी गई थी, उसके बावजूद भी तोड़ने की बात की जा रही है। अगर हिंदू संगठनों का ये नहीं होता और गौशाला नहीं बनेगी तो गौ समाज कहाँ जाएगा। लोग भी अपने गौवंश को छोड़ देते हैं और कुछ नहीं हो पा रहा है इसमें। इसी विषय में यहाँ कुछ महिलाएं इकट्ठी हैं, इनसे बात करेंगे हम कि क्या ये इनके विचार जानेंगे क्या है। भैया यहाँ अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक हपलियाल है, मैं मोहनपुर में यही पड़ोस पे रहती। भैया हम स्वतंत्र सो रखे अंदर और हमारी गाय माता कट रही, जो हमारे सभी देवी देवता सब उसके अंदर है, वो कट रही है। हम स्वतंत्र, कल के दिन हमें भी काट दिए अंदर। ऐसे काम हो रहा है यहाँ हमारे दरवाजे पे हो रहा है हमारे, है ना। हमें तो रोना आ रहा है कि हमारी गाय माता है हमारी, उनके लिए तो कुछ नहीं है, वो काट के ले जा रहे। इसमें आप पुलिस प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? मदद बहुत तकड़ी मदद चाहते हैं हम कि इसमें कुछ रोक लगे, देखभाल हो इसकी कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। मैम मैं ये कहूँगा कहीं ना कहीं देखा जाए तो कमी हिंदू समाज की भी है। वो गौवंश को पालते जो है, बाकी सड़कों पर छोड़ देते हैं, बाकी उनका कुछ नहीं करते। हाँ ये भी है, उनकी कमी भी है भैया। फिर ये है जो चलो गाय को तो वो रखते हैं, फिर ये सांड है, इनके लिए क्या है भैया, इनके लिए भी होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। इनके लिए गौशाला की जैसे बात की गई है कि उसे सरकार बनने नहीं दे रही है। नहीं करना चाहिए ये सरकार को, ये जरूरी है ना। क्यों बंद करेगी? गाय माता वो भी तो है, कल बच्चे घूम रहे हैं, सब है यहाँ, सब हो रहा है। जैसा कि आजकल कुछ बच्चे भी उठे, ऐसी घटनाएं भी हो रही है, हो रही, बच्चे उठ रहे थे, ऐसी झाड़ी हो रही है, कुछ नहीं है यहाँ तो। होगा तो पुलिस की वो है, थोड़ा सा रखना चाहिए। चाय बगान द्वारा भी अपनी तार बाड़ नहीं गई है, उस वजह से भी लोगों को अंदर सुविधा मिल जाती है गाय काटने। और असुरक्षित है वो, चाय बगान वाले भी वही कह रहे, बच्चे आते हैं अंदर खेलने नहीं देते, बच्चों को भगा देते हैं, है ना। खेलते हैं बच्चे, पहले रौनक रहती थी ना, इसलिए भी नहीं हो, शादी ब्याह होते थे, प्रोग्राम होते थे, इसलिए भी थोड़ा सा राहत मिलती थी हम लोगों को। अच्छा, पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएंगे और आप ये बताएं कि आज जो ये घटना घटी है, बड़ी निर्मल घटना घटी है, तो इसमें आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से और यहाँ क्या? देखिए, मेरा नाम राम कपूर है, क्लीन एंड ग्रीन एनवायरमेंट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। एक हफ्ते में दूसरी बार गाय माता का कटना हमारे हिंदुओं के ऊपर एक बहुत बड़ा अभिशाप है। हमारे क्षेत्र में, हमारे घर में आके और ये घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। ये हमारे ऊपर एक थू का एक विषय बनता जा रहा है। बहुत ही हमें अपने ऊपर शर्म आ रही है कि इसमें पूरी तरह से पूरा खड़ा है। यहाँ पर कुछ कार्रवाई पिछली बार भगवान जाने क्या हुई है, क्या नहीं हुई है। आज हम फिर दोबारा यहाँ एकत्रित है, भगवान अगर दोबारा यहाँ एकत्रित होना पड़े, उससे पहले इन हथियारों को तुरंत पकड़ा जा सके।
देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में NH-72 पर गंदे नाले के पानी और कचरे की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैरी गांव के पास नाला ब्लॉक होने के कारण गंदा पानी सड़क किनारे जमा हो गया है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। दरअसल प्रेमनगर क्षेत्र का गंदा पानी एक नाले के जरिए टॉस नदी तक जाता है, लेकिन कैरी गांव के पास नाला ब्लॉक हो गया, जिसके चलते NH-72 पर पेट्रोल पंप के सामने सड़क किनारे गंदा पानी और कचरे का ढेर लग गया। ये मच्छर और मक्खियों के पनपने से आसपास के लोगों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि अलग अलग विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता तेजेंद्र सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं पल 24 न्यूज। आज हम यहाँ प्रेमनगर में आए हैं, तो ये है प्रेमनगर का कैंट क्षेत्र, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि ये नाले की बड़ी बुरी हालत हो रखी है। ये लगभग 1 महीने से नाला जो है चौक हो रखा है और पेट्रोल पंप के बिल्कुल बाहर है, जिस कारण पेट्रोल पंप का काम भी बंद हो रखा है। आने जाने वाले लोग भी परेशान है, तेल नहीं मिल पा रहा है लोगों को, क्योंकि कई लोग सीधे भी चल जाते हैं, फिर आगे पेट्रोल पंप यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, 5 किलोमीटर का लगभग। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा बुरा हाल है। जैसे कि आप देखें कि कितना नाली बुरी तरह चौक हो रखी है, रोड पे ही पानी बह रहा है और ना कोई आने का रास्ता है ना जाने का है। इसी विषय में हम पेट्रोल पंप के कुछ कर्मचारियों से बात करेंगे कि वो अपने विचार रखेंगे कि ये कब से हो रखा है और ये किसका नाला है और किस क्षेत्र में आता है। नमस्कार भाई साहब, पहले अपना नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम है परवीन रावत। तो ये क्या स्थिति हो रखी नाले की और कब से बंद है ये सर कम से कम इसे 2 महीने हो गए, और ये जो नाला है ये प्रेमनगर NH हाईवे का है और ये एरिया आता है प्रेमनगर कैंट बोर्ड में। तो इसकी कंप्लेंट वगैरह करी गई है आपने कब से? इसकी सर बहुत बार कंप्लेंट कर दी है, लेकिन कुछ इसका वो रिस्पांस नहीं मिला है, और ये इतना खतरनाक हो रखा है कि ग्राहक अंदर आने को तैयार नहीं है सर। जो एक आधा ग्राहक आ भी रहे हैं अंदर, सारे कंप्लेंट करके जा रहे हैं। बदबू इतनी आ रही है, हम लोग खुद बीमार हो जाएंगे। वहाँ इतनी सड़ी बदबू आ रही है कि खड़ा नहीं रह सकता आदमी अंदर सर। तो आपने क्या NH में और कैंट बोर्ड दोनों जगह कंप्लेंट करी है? हाँ जी सर, कंप्लेंट कर रखी है। तो उसका क्या कहना है? वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे सर, आपके सामने है, देख लो। तो ये कैंट क्षेत्र होने के कारण इसका सफाई तो कैंट बोर्ड को करनी चाहिए। तो कैंट बोर्ड के CO वगैरह से किसी से बात हुई होगी आपकी? सर बात तो करी होगी, ऑनर ने करी होगी, इसका तो हमें उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे सामने तो ये ऐसा का वैसा ही है। मतलब कैंट बोर्ड के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, सफाई नहीं की जा रही। तो जैसे ये नाला इतना बह रहा है और लोग तो बहुत बोलते होंगे सर, जो अंदर पहले तो ग्राहक आ नहीं रहे, जो एक आधा आ भी रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ आएगा कौन अंदर। इतनी बदबू आ रही है कि वो सारे कंप्लेंट करके जा रहे हैं अंदर, ऑनर को गाली देके जा रहे हैं। जी, जैसे कि ये नाला क्या प्रेमनगर का आता है, कहीं कहीं और से आता है? ये प्रेमनगर से आता है सर। मतलब इसमें सारा पानी जो है कि प्रेमनगर का ही आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें प्रेमनगर क्षेत्र का पानी आता है और नाला भी कैंट क्षेत्र में ही पड़ता है। तो ये सफाई का सारा काम तो नाले का, NH का तो काम बनाने का था, नाला उसने बना के दे दिया, तो उसके बावजूद भी नाला बिल्कुल साफ नहीं हो रहा। बड़ी बुरी हालत है, दुनिया परेशान है, बाकी कोई सुनने वाला नहीं है, शासन प्रशासन। और इनका कहना है कि हमने NH में करी है इसकी कंप्लेंट। NH कहता है कि क्षेत्र हमारा हम नाला बना के दे दिया, क्षेत्र हमारा है, हम नहीं कर सकते। और वहीं कैंट बोर्ड कहता है कि नाला NH का है तो मैं साफ नहीं करूंगा। तो इस व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाएगा? जैसे कि आप कहते, लोग कहने को तो है कि स्मार्ट सिटी बनेगी। जब तक स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी जब हमारे देहरादून का ये हाल रहेगा? देहरादून को स्मार्ट सिटी कैसे बना सकते हैं? तो इसी विषय में और लोगों से भी बात करते हैं हम कि बता ये नाला बताइए कब से खराब होता है? सर मैं तो काफ़ी टाइम से आता हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, वैसे बेसिकली टैक्सी चलाता हूँ, तो मैं ड्रॉप करता हूँ बच्चों को। यहाँ पे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है, UPSC यूनिवर्सिटी है, तो बच्चों का भी रिस्पॉन्स बड़ा गंदा है। यहाँ पे पास में देख सकते हैं यूनिवर्सिटी उत्तरांचल, तो बड़े बच्चे बड़े गंदा बताते हैं कि इतनी अच्छी सिटी का नाम बताते हैं देवभूमि, पर देवभूमि के नाम पे देख लो आप भी, हमसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा है, इतनी गंदगी है। हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। भाई साहब आप कुछ बोलेंगे? क्या चाहेंगे? 1 मिनट आप रुकिए, मैं जाता हूँ। अगली खबर मसूरी से है। मसूरी से करीब 20 किलोमीटर दूर टिहरी जनपद के नौथा गांव में प्राकृतिक स्रोत और नहरों में गिर रहे सीवरेज के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान हैं, परंतु संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। नौथा गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने अपनी नाराजगी भी खुलकर जाहिर की है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि यदि जल्द ही प्राकृतिक स्रोत में आ रहे गंदे पानी को नहीं रोका गया तो वो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो
वर्ष 2027 में होने वाले चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि मसूरी से आ रहा सीवरेज का गंदा पानी नहरों के जरिए खेतों तक पहुंच रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही हैं और मवेशी भी बीमार पड़ रहे हैं। गांव में फैली बदबू और गंदगी से लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों को शिकायत भी की गई, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उनका आरोप है कि विभागीय लापरवाही के कारण गांव के लोग पलायन तक करने को मजबूर हो रहे हैं। हाँ, आप देख ही रहे, वैसे आप बिल्कुल 0 पॉइंट पे नौता पे आए हैं, तो आप देख ही रहे यहाँ की स्थिति। यहाँ लगभग 2-3 साल से जो है काफी परेशानी हो रही सर हम लोगों को। यहाँ पे जो भी ऊपर वो सेफ्टी टैंक अभी मसूरी नगर पालिका बना है, उसका जो मतलब ओवरफ्लो का पानी होता है वो डायरेक्ट नीचे नाले में डाल देते हैं, तो उसके नीचे ही हमारा गांव है। तो वो पानी हमारे जो गांव के खेतों में गाय बकरियां और बर्तन और कपड़े वपड़े धोने के महिलाओं के काम में आता है। तो इससे जो है काफी दिक्कतें आ रही है सर, लोग बीमार भी हो रहे हैं। वो खेतों में भी जैसे सब्जियां बो रखी है या कुछ भी फसल है तो सर खेतों में बो तो लेते हैं, लेकिन खेतों में जाने की इच्छा नहीं होती है जब इतनी बदबू आती है उस पानी में। खेतों में पूरा काला पानी आ रहा है जी, तो उससे काफी परेशानी हो रही है सर। क्या इसको लेकर कभी सरकार या कहीं आपने बात सर 1-2 दफे हमने बताया भी लोगों को, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है सर। वो तो आपका हम बहुत बहुत आभार करते हैं जो आप लोग हमारे पास आए, हमारे समस्या का समाधान करेंगे। और जो ये जी अब आगे की पॉलिसी क्या है? आगे का सर ये है, देखो अब जैसे इलेक्शन है 2027 में, तो इसमें तो हम सभी ने सोचा है कि बिल्कुल हम इस बार वोट नहीं देंगे सर, बहिष्कार करेंगे, चुनाव बहिष्कार करेंगे सर। पलायन की भी नौबत आ गई। ये पलायन का भी देखो सर, वैसे तो लोग धीरे धीरे हर जगह से जा ही रहे, लेकिन ऐसी स्थिति रहेगी तो लोग फिर गाँव छोड़ना ही पड़ेगा आखिरकार। ये जो पानी गंदा पानी आ रहा हमारे यहाँ गांव में आ रहा है, हमारे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को पता नहीं रहता, आते हैं वो पानी पी जाते हैं। अब बड़े तो थोड़ा समझदार होते हैं कि चलो नहीं पियेंगे, नल का पानी पियेंगे। बच्चे लोग क्या जाते हैं, वो तो आते हैं पी लेते हैं पानी, तो बीमारी फैल गई पूरे गांव में। बच्चों को हर तीसरे दिन चौथे दिन मसूरी ले जाओ, मसूरी इलाज में देहरादून ले जाओ। इतने फालतू पैसे तो हमारे पास है नहीं जी, जो हम इतना इलाज कराते रहेंगे। आज 4 साल हो गए, 4 साल से ज्यादा हो रहा जी, ये पहले तो कम था, अब 4 साल से बहुत ज्यादा हो रहा। अब तो और ज्यादा हाँ ज्यादा हो गया। अब टैंक क्योंकि भर गया वो, अब वो खोल देते हैं। हाँ बस शाम को 8 बजते हैं खोल देते हैं, रात को। कल तो दिन में खोल दिया था जी, दिन में जब यहाँ काम कर रहे थे हम। अब खेतों की तैयारी कर रहे हैं, अब हमारी रोपाई शुरू होगी अब अगले महीने से, तो हम अब नहरों को साफ कर रहे हैं। तो कल दिन में खोल दिया उन्होंने। तो समस्या ये है सर, अगर आपके और क्या मानते हैं अब किस तरीके से आप लोग तैयार है, आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव बहिष्कार करेंगे? चुनाव बहिष्कार जरूर करेंगे जी। अब कोई चुनाव के लिए आएंगे तो हम तो वोट देंगे, खाली पेटी भेजेंगे उनको, बिल्कुल नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। जब हमारी नहीं सुन रहे तो हम क्या सुनेंगे उनकी, हम भी कुछ सोचेंगे फिर। जो है बहुत हो रखी, जैसे हम सब्जी लगा रखी, सब्जी भी नहीं खा सकते हम, धनिया लगा रखा, प्याज लगा रहा, टमाटर लगाया, वो मटर लगाया, सारे उसकी जो क्षतियानाश होगी सारे खेती में हमारे। पानी हमारे यहाँ इतना कोई सुनता नहीं, हमारी कोई सरकार। और यहाँ बीमारी फैलने के लिए पशु हमारे मर रहे, सब कुछ हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो हमारा बहुत हो रहा। और हम क्यारियों में जाते चमक तो हमारे हाथ पूरे सड़ जाते हैं। तो क्या अब क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम ये सोच रहे कि जो हमारी सुनेंगे हम उनके तरफ जाएंगे। और क्या इस बार चुनाव 2027 नहीं देंगे हम, किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं, घुसने नहीं देंगे हम। जो हमारी नहीं सुनी किसी की, तो हम क्यों सुन किसी की दूसरे की। आजकल हमने मटर लगाए थे, तो हमने सारे खराब हो गए, तो हम क्या खाएंगे हम लोग। हमारी कोई यहाँ सुनने को राजी नहीं है। हम कल यहाँ काम पे आ रखे थे, हम वो कल हमारे यहाँ मुंह पूरे कपड़े हमारे खराब हो गए थे। हम यहाँ पत्थर निकालने आ रहे थे, घर में खाना खाने दिन में खोजा तो खाने को मन नहीं कर रहा था हमारा, बहुत गंदा पानी आ रहा था यहाँ। आज तो उनको पता चल गया था कि वो आज मीडिया वाले गांव में आ रहे थे, उन्होंने पानी बंद कर दिया। उस वजह से पानी बंद कर दिया। सुबह हम आए 9 बजे, सुबह उन्होंने खोला पानी, उसके बाद उन पानी नहीं आया। 3-4 साल तो लगातार ये समस्या हो रही है हमें। 2022 से आज से नहीं 5-7 साल हो गए हैं, और 5-7 साल से लगातार जो है हम इनको इस सूचना को भेजते रहते हैं। तो जब अब अंतिम समय है इसका, बहुत परेशान है, पशु हमारे बीमार है, मनुष्य बीमार है, खेतों में साग सब्जी जो भी अनाज बोते हैं उसको सही रूप में हम घर नहीं ले जा पा रहे। कुछ सड़ रहा है, कुछ गंदगी में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है खेतों में। तो ये बहुत सारी समस्या है। अब लास्ट क्या कर सकते हैं, सरकार के साथ लड़ तो हम सकते नहीं है साहब, क्योंकि जब सरकार हमारी सुनती नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। सरकार का तो हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और अपना जरूर बिगाड़ सकते हैं। अब हमने यही उम्मीद बना रखी है, प्लान कर देंगे, छोड़ देंगे गांव को, इधर उधर कहीं दूर बस जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। जब से इन्होंने ये पानी गांव में छोड़ा है तो परेशान है सर।
आप भी देख रहे हैं, ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, किसी बात को बना ठना के आपके सामने बोल रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि क्या स्थिति। अधिकारी आते नहीं है क्या? कोई नहीं, एक दो दफे बुलाया भी ऐसे ही जैसे आज आपको बुलाया है, आप आए हैं तो वही इसी प्रकार आए और देख के चले गए। उसके बाद कुछ नहीं, यही कहते गए कि चलो जी हमें कुछ टाइम दे दो, कर देंगे हम, इसको हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, ये करेंगे। तो अभी तक कुछ नहीं। 2027 का चुनाव, 2027 का तो कोई वोट मांगने के लिए गांव में पहले तो आ ही नहीं सकता, और आएगा भी तो उसको हम वोट नहीं देंगे। चुनाव बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जब कोई किसी बात को सुनने के लिए राजी नहीं है तो बहुत टफ है जी। बिल्कुल वोट नहीं देंगे, खाली पेटियां भेजेंगे, शायद तभी कोई सुनाई हमारी करे। क्योंकि आप पूरे क्षेत्र में देखोगे, हम यहाँ का नौते के जो गरीब तबके के लोग हैं तो हम ही खेती कर रहे हैं। हमारे 4 खेत जो आप ही देख लो कि हमने उनको हरा भरा किया हुआ सर पर नहीं, उसको और बर्बाद करने सरकार तुली हुई है। सारा गंदा पानी वहाँ खेतों में छोड़ रखा, हमारी बहू बेटी माता बहनें सब सड़ जाती है। बरसात की जो बारिशें होती है तो ऐसे कोई खेतों में जाने के लिए तैयार नहीं, और जब गंदा पानी वहाँ खेतों में जाता है तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती है, नाक मुंह बंद करके जो है खेतों में बढ़ते हैं लोग। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है कि खेतों में कोई जाने के लिए एकदम तैयार नहीं। जो है बहुत हो रखी, जैसे हम सब्जी लगा रखी, सब्जी भी नहीं खा सकते हम, धनिया लगा रखा, प्याज लगा रहा, टमाटर लगाया, हम वो मटर लगाया, सारे उसकी जो क्षतियां नाश होगी सारे खेती में हमारे। पानी हमारे यहाँ इतना कोई सुनता नहीं, हमारी कोई सरकार। और यहाँ बीमारी फैलने के लिए पशु हमारे मर रहे, सब कुछ हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो हमारा बहुत हो रहा। और हम क्यारियों में जाते चमक तो हमारे हाथ पूरे सड़ जाते हैं। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम ये सोच रहे कि जो हमारी सुनेंगे हम उनके तरफ जाएंगे। और क्या इस बार चुनाव 2027 नहीं देंगे हम, किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं, घुसने भी देंगे हम। जो हमारी नहीं सुनी किसी की, तो हम क्यों सुनू किसी की दूसरे की। आजकल हमने मटर लगाए थे तो हमने सारे खराब हो गए, तो हम क्या खाएंगे हम लोग? कोई हमारी कोई यहाँ सुनने को राजी नहीं है। हम कल यहाँ काम पे आ रखे थे, हम वो कल हमारे यहाँ मुंह पूरे कपड़े हमारे खराब हो गए थे। हम यहाँ पत्थर निकालने आ रहे थे, घर में खाना खाने दिन में खोजा तो खाने को मन नहीं कर रहा था हमारा, बहुत गंदा पानी आ रहा था यहाँ। आज तो उनको पता चल गया था कि वो आज मीडिया वाले गांव में आ रहे थे, उन्होंने पानी उस वजह से पानी बंद कर दिया। सुबह हम आए 9 बजे, सुबह उन्होंने खोला पानी, उसके बाद उन पानी नहीं आया। 3-4 साल तो लगातार ये समस्या हो रही है हमें। 2022 से वहीं अधिशासी अभियंता अमित कुमार ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि 1 सप्ताह के भीतर एसटीपी प्लांट से निकलने वाले पानी को प्राकृतिक स्रोत से अलग करने के लिए सोक पिट बनाए जाएंगे ताकि गंदा पानी स्रोत में ना मिल सके। उन्होंने बताया कि एसटीपी से निकलने वाले पानी को स्थायी रूप से दूसरी दिशा में डाइवर्ट करने के लिए शासन को 66 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही समस्या का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए तत्काल अस्थायी व्यवस्था के रूप में सोक पिट बनाकर पानी को दूसरी दिशा में मोड़ा जाएगा। साथ ही जल्दी ग्रामीणों के साथ गढ़वाल जल संस्थान, स्थानीय प्रशासन और जल निगम के अधिकारियों की संयुक्त बैठक भी करवाई जाएगी। टेम्पोररी सॉल्यूशन तो ये है कि मतलब हम वहाँ सोक पिट बनवा रहे हैं और सोक पिट बहुत जल्द बन जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर बन जाएगा और उसके बाद सोक पिट में चला जाएगा पानी, तो लोग परेशानी जो हो रही है वो नहीं होगी। और उसके बाद जो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए है तो उसके लिए हम एक एस्टीमेट शासन को भेज रखे हैं, लगभग 78 लाख की एस्टीमेट है, जो कि अगर हमें पैसे मिल जाते हैं तो वो काम हो जाएगा, जिससे मीन्स की वो जो नहर है वहाँ पे तो वो वहाँ से हटकर कहीं दूर गांव के नीचे चला जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। फिर तो ऐसे में जो एसटीपी प्लांट संचालित कर रहे थे उनकी भी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। नहीं कह सकते हैं आप, लेकिन ये तो कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा आप कह सकते हैं कि उसकी एसटीपी चला रहे मीन्स कि उसका अगर ठीक से नहीं चला है तो गंदा पानी छोड़ दिया है, उससे दिक्कत आती है। तो अब क्या एक्शन ले रहे हैं? कुछ एक्शन ले रहे हैं? एक्शन ले रहे हैं कि जो चला रहा है उसे हटा रहे हैं हम। हाँ। और किसी नए कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं। तो और आगे का आपका प्लान क्या है कि हॉर्टिकल्चर इस पानी को भी यूज किया जा सकता है, जिससे उसका वो क्या पूरी योजना है? जो हमारे जो सीवेज वाटर रहता है बहुत फायदेमंद होता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो उसके लिए हम हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के कुछ लोग को बुलाकर गांव वालों के सामने बैठाकर बात करूंगा और उन्हें समझवाऊंगा कि ये पानी आपके लिए कितना फायदेमंद है आप लोग खेती के लिए। तो वो योजना भी आप आने वाले समय में आने वाले समय में करेंगे हम। फिलहाल इस जो समस्या ग्रामीणों को हो रही है उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ट्रीटमेंट तो बताया ना आपको कि अभी सोक पिट बना दूंगा अभी 1 हफ्ते के अंदर, और उसके बाद जो परमानेंट सॉल्यूशन है पैसा मिलने के बाद वो किया जाएगा। ठीक है। हापुड़ जिला कलेक्ट्रेट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जनसुनवाई के दौरान एक युवक हाथ में नशीला इंजेक्शन और दवाइयां लेकर सीधे जिलाधिकारी के सामने पहुंच गया। युवक ने खुद को पिछले 10 साल से नशे का आदी बताते हुए अवैध रूप से
नशीले इंजेक्शन बेचने वाले मेडिकल स्टोरों की शिकायत की, जिसके बाद डीएम ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान युवक हाथ में नशीले इंजेक्शन और दवाइयां लेकर डीएम अभिषेक पांडे के सामने पहुंच गया। युवक ने बताया कि वो पिछले करीब 10 वर्षों से नशे की लत से जूझ रहा है और अब इससे बाहर निकलना चाहता है। युवक ने आरोप लगाया कि जिले के कई मेडिकल स्टोर बिना डॉक्टर के पर्चे के अवैध रूप से नशीले इंजेक्शन और दवाइयां बेच रहे हैं, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन कर दिया। डीएम के निर्देश मिलते ही टीम ने जिले के आधा दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने साफ कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी मेडिकल स्टोर संचालक को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज सवेरे जनता दर्शन में एक 45 वर्षीय व्यक्ति हमारे सामने आए और वो अपने साथ कुछ इंजेक्शन की वायल्स और सिरिंजेस लेकर आए थे। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि वो एक ड्रग एडिक्ट हैं और लगभग 10 साल से प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का वो एडिक्शन कर रहे हैं, उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं। उनकी एक छोटी बच्ची है और बच्ची की वजह से वो अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, वो इस लत से बाहर निकलना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि इस प्रकार की स्टोर्स और फार्मास्यूटिकल पॉइंट्स जहाँ से इस प्रकार के दवाई और इंजेक्शन नशे के लिए समाज में बेचे जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो इस इनपुट के आधार पर हमने एक मजिस्ट्रियल टीम गठित की 6 मेंबर्ड, जिसमें हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स, पुलिस के ऑफिसर्स और चिकित्सा विभाग के ऑफिसर्स को सम्मिलित किया गया और इस टीम को जनपद के गढ़मुक्तेश्वर तहसील के अलग अलग क्षेत्रों में, सिंभावली, तोतावली आदि क्षेत्रों में ऐसी सभी स्टोर्स पे रेड मारने के लिए कहा गया। टीम जो है वो वर्तमान में भी अपना इंस्पेक्शन का काम कर रही है। टोटल 7 लोकेशंस आइडेंटिफाई हुए हैं। 7 में से 5 लोकेशंस पे टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बाकी 2 लोकेशंस पे जो स्टोर ओनर्स थे वो अपने स्टोर को लॉक करके भाग खड़े हुए। टीम के पहुंचने पर उन ओनर्स को ट्रेस करने की कार्रवाई भी की जा रही है। इस दौरान जो तथ्य सामने आए कि एक जगह पे तो स्टोर के पास कोई लाइसेंस ही नहीं था ड्रग विक्रय करने का और दूसरी जगह पे परचून की दुकान पर ये इंजेक्शंस बेचे जा रहे थे। ये जितने भी ड्रग्स हैं सारे के सारे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, शेड्यूल एच ड्रग्स हैं, यानी कि डॉक्टर की सलाह पे, डॉक्टर के परामर्श पे, पर्ची दिखाने पर ही मेडिकल स्टोर से इन ड्रग्स की बिक्री होनी चाहिए। परंतु 5 जगह पर इस बात का उल्लंघन पाया गया। जिनके पास लाइसेंस नहीं था, जो परचून की दुकानें थी, उन सभी स्टोर्स पर तत्काल सीलिंग की कार्रवाई करके FIR भी दर्ज कराया जा रहा है और जो मेडिकल स्टोर्स बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के धड़ल्ले से बस ओवर द काउंटर के तौर पर इस ड्रग को बेच रहे थे, उन सबको ड्रग लाइसेंस का सस्पेंड करके शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है कि क्यों ना उनका ड्रग लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल करके उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कराया जाए। सर, इसमें कहीं ना कहीं औषधि जो विभाग है, कहीं उसकी लापरवाही सामने क्या है? देखिए, अभी हमारी जो टीम है वो रात में लगभग 11-12 बजे तक अपनी कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट करेगी। उस रिपोर्ट में टीम को ये भी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इस बिंदु पर ज़रूर विवेचना करे कि ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा किस स्तर पर लापरवाही बरती गई और इतने वृहद स्तर पर यदि इस प्रकार की अनियमितता पाई गई है तो क्या इसमें संलिप्तता भी उनकी कहीं पे प्रतीत होती है कि नहीं। रिपोर्ट आने के बाद उसका विश्लेषण करके विभाग को भी इसके बारे में कम्युनिकेट डेफिनेटली किया जाएगा। हापुड़ में एक प्राइवेट अस्पताल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक परिवार ने अस्पताल पर बच्चे को बदलने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उन्हें पहले लड़का होने की जानकारी दी गई, लेकिन बाद में लड़की दे दी गई, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। मामला हापुड़ के स्वर्गाश्रम रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल का बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद अस्पताल स्टाफ ने पहले लड़का होने की जानकारी दी थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लड़की सौंप दी गई। इस बात से नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने महिला डॉक्टर पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल परिजन मामले की जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम सोनू गर्ग है। क्या मामला हुआ है? मैं कल अपनी पत्नी को कल सुबह 8:30 बजे मैंने भर्ती करा था। यहाँ उनकी डिलीवरी होनी थी, तो डिलीवरी मैडम ने भर्ती करा, उसके बाद दवाई वगैरह लगाई उनके। तो रात के समय के तक जब डिलीवरी नहीं हो पाई तो मैडम ने ऑपरेशन बोला। उसके बाद ऑपरेशन को ले गए मेरी पत्नी को। ऑपरेशन के ले जाने के बाद में फिर ऑपरेशन द्वारा OT में डॉक्टर उमा शर्मा ने क्या ऑपरेशन करा
उसके बाद बाहर आके उन्होंने मुझे बेटा बताया कि आपके बेटा हुआ है। जो मेरे यहाँ सभी रिश्तेदार थे उन्हीं को सभी को यही बताया कि आपके बेटा हुआ है, और जो यहाँ का स्टाफ था उन्होंने भी यही बताया कि आपके बेटा हुआ है। उसके उपरांत इन्होंने हमें 1 घंटे बाद हमें वो बच्चा दे दिया। हमारी पत्नी को अंदर कमरे में शिफ्ट कर दिया, रूम नंबर 112 में। उसके बाद जब रात गुजरने के बाद जब मैंने सुबह बच्चे ने टॉयलेट करा तो मैंने बच्चे को देखा तो वो लड़का नहीं लड़की निकली। तो फिर मैंने स्टाफ से अपने रिश्तेदारों से बताया। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर उमा मैडम से बात करी, स्टाफ से बात करी, तो वो बोले कि आपको लड़की हुई थी, हमारे से गलती से आपको बेटा बता दिया। नहीं, मैंने लड़का नहीं देखा था, इन्होंने बताया था डॉक्टर उमा शर्मा ने कि आपको बेटा हुआ है। मैं मांग ये रखना चाहता हूँ कि जो भी है, मतलब अगर लड़की है तो लड़की और लड़का है तो लड़का, मैं ये चाहता हूँ कि पूरा निश्चित निकले कि अगर मुझे बेटा हुआ है तो मुझे बेटा ही मिलना चाहिए। मैं डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। हरिद्वार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ज्वालापुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिलें और स्कूटी भी बरामद कर ली है। दरअसल थाना पिरान कलियर क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना मिलने के बाद कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह राणा ने उप निरीक्षक अंशुल अग्रवाल के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और लगातार चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान नहर पटरी रेगुलेटर पुल के पास से 2 संदिग्धों को चोरी की मोटरसाइकिल HF डीलक्स के साथ हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उन्होंने ये बाइक ज्वालापुर के ऊंचा पुल स्थित महाराजा फर्नीचर के पास से चोरी की थी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने पुरानी कांवड़ पटरी के पास एक खंडर से चोरी की 8 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी भी बरामद कर ली है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आईटीसी मिशन सुनहरा कल और उनकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा विकास भवन सभागार में एक भव्य प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद की प्रथम महिला प्रज्ञा दीक्षित ने केक काटकर किया। कार्यक्रम में महिला अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस मौके पर प्रज्ञा दीक्षित ने महिला अधिकार, शिक्षा, किशोरी स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देते हुए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने स्थानीय मोटे अनाज जैसे चौलाई, मड़ुआ, बारानाजा और रागी को भोजन में शामिल करने की बात कही और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आईटीसी मिशन सुनहरा कल के प्रयासों की भी सराहना की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा के थाना लोहा मंडी क्षेत्र में आलमगंज पुलिस चौकी के पीछे 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया और क्षेत्र में फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी है। पथराव की इस घटना में सड़क पर ईंट पत्थर बिखरे मिले जो जबरदस्त झगड़े की गवाही दे रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक झगड़ा एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच हुआ। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बढ़ा दी है। आसपास के इलाके में फिलहाल तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। अगली खबर भी आगरा से है। आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित मिल मार्केट के पास शराब के ठेके के समीप एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शैलेंद्र सोनू के रूप में हुई, जो पंचम विहार कॉलोनी एतमादपुर का रहने वाला था। स्थानीय लोगों की नजर शराब के ठेके के पास पड़े युवक पर पड़ी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया। परिवार के अनुसार मृतक से बीती रात करीब 8 बजे फोन पर बातचीत हुई थी। उस समय उसने बताया था कि वो किसी भंडारे में है और थोड़ी देर में घर लौट जाएगा, लेकिन देर रात तक जब वो घर नहीं पहुंचा तो सुबह शराब के ठेके के पास उसका शव मिलने की खबर ने परिवार और इलाके में कोहराम मचा दिया। मौके पर पहुंचे माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली वजह का खुलासा होगा। क्या नाम है आपका? उमेश जी, अभी यहाँ की घटना हुई है वो क्या घटना है और क्या मालूम पड़ा है आपको? ये हमारे कॉलोनी में रहता है बच्चा राजा की बगल में दुकान है इनकी, परचूनी मकान है, बढ़िया, सोनू नाम है इनका। ठीक है, तो अभी क्या स्थिति है, क्या देखा आपने? अभी तो मिट्टी देखी है, खत्म है वो तो। अच्छा, कैसे लग रहा है, क्या कुछ सिचुएशन कुछ नहीं दिख रही है मुझे, मुंह फूटा हुआ है इनका बस। कैसे या किसी ने मारा है या लगी हुई है। पुलिस आ गई है? पुलिस आ चुकी है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए।
वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।